कि कांग्रेस पार्टी की एक नीति रहती है, सत्ता हासिल करने के लिए जो भी करना करो, झूठ बोलो। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं किसी का भी गला घोंट सकता हूं, किसी को भी दबा सकता हूं, किसी को भी डरा सकता हूं। मुझे लगता है कि सोच से मुख्यमंत्री को बाहर निकलना चाहिए। द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के लिए आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत द न्यूज़ रडार के ऑफिस में। थैंक यू। हम जयराम ठाकुर जी से आज बात करेंगे क्योंकि भाजपा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे हिंदूवाद और राष्ट्रवाद की बात आजकल कर रही है। तो हिमाचल तो पहले से ही हिंदू राज्य है, तो हिमाचल में सर भाजपा की क्या रणनीति है, क्या विजन है हिमाचल को लेके भाजपा का? देखिए, हिमाचल ही नहीं पूरे देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का विजन तो एक जैसा है, उसमें कोई अंतर होगा ऐसा नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली जो आप पूछ रहे हैं कि हिमाचल तो कैसा प्रदेश है जहां हिंदुओं की आबादी है वो बड़ी तादाद में है, लगभग 97% के लगभग है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस बात को मान करके चलना पड़ेगा कि सभी वर्गों को साथ ले चलने की बात तो हम कहते ही कहते हैं और करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सनातन के प्रति सम्मान, श्रद्धा, आस्था जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, पूरे देश भर में है। और ऐसी स्थिति में जो चुनौतियां सनातन के सामने आ रही है उनको और मजबूत करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मजबूती के साथ जो है सनातन के साथ खड़े होकर के काम करने की आवश्यकता ही आज हम पूरे देश की परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो उस दृष्टि से मुझे लगता है, और हिमाचल निश्चित रूप से उस दृष्टि से आगे है। जी, एक समय था सर जब भाजपा का चेहरा हुआ करते थे शांता कुमार जी, धूमल जी, और कांग्रेस में वीरभद्र सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। आज जो परिस्थिति है उसमें भाजपा का जो फेस है वो आप हैं और कांग्रेस का जो है वो सुक्खू जी हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो सुक्खू सरकार है उनकी उसमें जो है वो कांग्रेस किस प्रकार से जो है वो कार्य कर रही है प्रदेश में, और भाजपा जो है वो आपके अंदर जो है वो आगे किस प्रकार से उस चीज़ को काउंटर करेगी? नहीं, स्वाभाविक, देखिए इस बात को मान के चलना पड़ेगा कि वक्त के साथ परिस्थितियां बदलती हैं और नेतृत्व भी बदलता है, हालात भी बदलते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदलती हैं। निश्चित रूप से जिन बड़े नेताओं का, पुराने नेताओं का आपने नाम लिया, वो एक दौर था और उनके प्रति आज भी सम्मान की दृष्टि से समाज में एक स्थान है उनका, चाहे वो शांता कुमार जी हैं, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी का दौर भी शुरू हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे अंतराल के बाद पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो सत्ता परिवर्तन तो कांग्रेस से हुआ ही भाजपा में, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी शुरू हुआ और वो पीढ़ी के परिवर्तन का दौर अब कांग्रेस पार्टी में भी देखने को मिल रहा है। अब स्वाभाविक रूप से जब मैं मुख्यमंत्री था, मुझसे पहले वीरभद्र सिंह जी थे, तुलना हमारी वीरभद्र सिंह जी के लंबे पुराने राजनीतिक कैरियर के साथ की जाती थी तो चीज़ें अलग तरह की दिखती थी। तो आज हिमाचल प्रदेश में जो है वो कंपैरिजन जो है एक पीढ़ी का जो हो रहा है और उसमें लोग उस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं कि वो दौर था जिस दौर में पीछे काम होते थे, विकास होते थे, बातें सुनी जाती थी, मानी जाती थी और उसके साथ बदले की भावना के साथ काम करने की जो पद्धति, जो काम करने का एक तौर तरीका रहा पहले था, उसको पूर्ण विराम दिया था। और हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन हमने शपथ ग्रहण की थी, कि बदले की भावना के साथ, राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम नहीं करेंगे, और कहा ही नहीं था। 5 वर्ष तक हमने उसमें अक्षरशः उसका पालन किया। सर, एक चीज़ हुई थी, जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ उसके बाद एक बात जो है वो प्रदेश में छिड़ गई, वो आपके दौर में भी छिड़ी, अभी भी छिड़ी सर। उसमें कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो वही बताती है आगे पॉलिटिशियंस को कि वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की, चाहे आपका जनमंच था या और आपने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो आपने कार्य किए, वो इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेसी के पास रहती है। तो कहा जाने लगा कि जब पीढ़ी परिवर्तन हुआ कि जो ब्यूरोक्रेसी पे है वो पकड़ ढीली हो गई, और अभी भी हम सुखविंदर सिंह सुक्खू के राज में भी देखते हैं जो रोज़ नई नई कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं, उसमें भी ये कहा
कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ ढीली हो गई, तो इसकी आपको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये शब्द हमने धूमल जी की गवर्नमेंट में भी लोगों को बोलते हुए सुना, ये शब्द हमने वीरभद्र सिंह की गवर्नमेंट में भी लोगों को सुनते हुए हमने देखा है। जब मैं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना, उस दौर में एक काफ़ी बड़ा लॉट जो अधिकारियों का ऐसा था कि उन्होंने लंबे समय तक दूसरे नेताओं के साथ भी काम किया, दूसरी सरकारों में भी काम किया, और वो अपनी एज के एक ऐसे दौर में पहुंच गए थे, रिटायरमेंट के करीब थे कुछ लोग, और तो स्वाभाविक रूप से उनके थोड़ा उस तरह का रहता था। लेकिन हमने इस बात को देखा कि थोड़े वक्त के बाद चीज़ें बदली हैं वहाँ पर उस वक्त भी, और ख़ास तौर से जो नई जनरेशन की जो ऑफिसर की जो टीम थी, उन्होंने उनका काम करने का तरीका जो है वो बहुत बेहतर होकर के जो है आगे हमने अनुभव किया, और उसमें बहुत अच्छा काम किया उनने। लेकिन कुछ पुराने अधिकारियों के दिल दिमाग में वो बातें रहती थी, लेकिन वो वक्त निकल गया, वो रिटायर हो गए, अब वो वापिस चले गए। अब नए अधिकारियों के साथ काम करके जो है आप देखते होंगे कि बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है, वो स्थिति नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में पीढ़ी परिवर्तन हुआ, और आपने जन आक्रोश रैली में बात कही थी कि जिन अधिकारियों को आपने साइडलाइन किया था, अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन्हीं अधिकारियों को जो है वो मेन पदवियों पे रखा है। कोई 3 अधिकारी आप कैसे बता सकते हैं सर, जो पॉलिटिशियन के लिए भी ठीक हो, उसकी पॉलिसीज़ को धरातल पे भी ले जाएं, पब्लिक डीलिंग भी अच्छी हो और विजन भी हो उनका? कोई प्रदेश में ऐसे कोई 3 अधिकारी? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि भी अधिकारी कोई ख़राब होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। और पर्टिकुलरली मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने जो इनिशिएटिव शुरू के 2 सालों में लिए, और वो इनिशिएटिव जो है उनका इम्पैक्ट जो है लास्ट तक रहा। हमारी योजनाएं शुरू हुई, और उन योजनाओं को शुरू करने के बाद उन सारी योजनाओं को हम ज़मीन में उतारने में सफल हुए। उसमें अधिकारियों का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसमें मैं कह सकता हूँ उसमें बाल्दी जी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। वो अलग सोचते थे। गृहिणी सुविधा योजना उनका एक कॉन्सेप्ट था। इसका नाम देने के लिए भी आइडिया कॉन्सेप्ट हमने इस बात के लिए दिया कि हम जो उज्ज्वला योजना है उसको सैचुरेशन पर ले जाना चाहते हैं, तो उनने गृहिणी सुविधा योजना को। हेल्थ सेक्टर में हमने कहा कि जो आयुष्मान भारत है उसको हम पूरे हिमाचल प्रदेश में सैचुरेशन पे ले जाना चाह रहे हैं, यानी कि सारे वर्गों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो हिम केयर का उसमें जो उस वक्त का वो दौर आया, और हिम केयर में उस योजना को बनाने के लिए भी हमारे अधिकारियों का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। उसमें बाल्दी जी का, और बाल्दी जी के अलावा जो दूसरे हमारे अधिकारी थे उनका भी बहुत बड़ा, आर डी धीमान जी का, उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा। और इसी तरह से सहारा योजना हुई, चाहे उसके साथ साथ में जनमंच हुआ, इन सारी योजनाओं को बनाने के लिए उस वक्त विनीत चौधरी शुरू के इसमें जब चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने भी बहुत जो इसमें जो है बहुत कंट्रीब्यूट, मतलब यानी कि पुराने अधिकारी, अनुभवी अधिकारी, जिन्होंने उस वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों को, एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, और वो योजना हिट हुई। आप देखिए जनमंच हिट हुआ, जनमंच बहुत प्रभावी ढंग से चला। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये इन्हीं अधिकारियों द्वारा बनाई गई थी। गृहिणी सुविधा योजना इन्हीं अधिकारियों के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, उसके बाद सहारा योजना वो इन्हीं अधिकारियों के माध्यम से बनाई गई थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो शगुन योजना जो हमने चलाई थी वो भी इनके माध्यम से चली थी। तो ऐसे बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए थे हमने उस वक्त हिमाचल प्रदेश में, और वो मतलब बड़ी सफलता के साथ आगे भी बढ़े, और आगे बढ़ने के साथ साथ में उन योजनाओं का इम्पैक्ट आज तक भी देखने को मिलता है। लोग कांगड़ा जिला में उस समय प्रजापति जी डीसी थे सर आपके समय में। और सर ये अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही, जो आपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई थी, आज भी इसका 150 करोड़ देने को बकाया है गवर्नमेंट का। कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि 5 लाख नौकरियां जो हैं ये लोग देंगे अपने कार्यकाल में। आपको लगता है कि वास्तविक में क्या ये पॉसिबल है सर? 2.5 लाख ऑलरेडी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, 5 लाख बेरोजगार युवाओं से वादा किया गया है, वो आपको क्या लगता है कैसे पूरा होगा, और हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? कांग्रेस पार्टी की एक पूरे देश भर में एक रहती है, एक नीति रहती है, सत्ता हासिल करने के लिए जो भी करना करो, झूठ बोलो, जो भी करना करो, लेकिन सत्ता आनी चाहिए। यही उन्हें हिमाचल प्रदेश में उसमें ना उनकी गंभीरता थी,
और ना ही उनकी इस सारे विषय को लेकर के ये उनको भी अच्छी तरह से मालूम ही होगा कि ये संभव नहीं है। 5 लाख नौकरी देना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए 10 जन्म में संभव नहीं हो सकता है। मैंने बोला भी है इस बात को, और लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा। और आज आप इस बात को देख रहे हैं भी कि हिमाचल प्रदेश में 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, जहां गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी निकाल दी जाएंगी। 2 साल हो गए तो अभी हिसाब से तो 2 लाख नौकरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हिमाचल की स्थिति आपके सामने है। अभी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में रोजगार देने की तो बात छोड़े, आउटसोर्स में जो 10,000 बच्चे लगे हुए थे उनको भी घर का रास्ता दिखा दिया। 5 महीने से आउटसोर्स कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, और 2 साल से जो पद खाली पड़े हैं उसके बारे में एक और नोटिफिकेशन निकाल करके एक फैसला लिया कि उन पदों को समाप्त कर दिया जाता है। तो 1.5 लाख लगभग पद वो समाप्त हो जाते हैं, 1.5 लाख नौकरी वो खत्म हो जाती हैं। तो जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उस गारंटी के विपरीत काम करने का इनका स्वभाव है। अब इनको याद ही नहीं रह रहा कि भाई हम बोलते हैं कि गारंटी का क्या, बोलते हमने सारी गारंटी पूरी कर दी। कौन सी गारंटी पूरी की, अब इसका जवाब देना उनको मुश्किल है। सर, लोग भी चाहते हैं कि ये बात बेरोजगारों की हो, और बिजनेसमैन का जो तबका है, एक इंडस्ट्री तबका है सर, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और आपने भी सदन में कहा कि एक स्क्रैप मिनिस्ट्री अलग से बना दी जाए, तो क्यों ऐसी नौबत आई कि आपने इन हाउस जो है वो ये चीज़ें कही कि कबाड़ के काम के लिए कबाड़ मंत्रालय अलग से बना दिया जाए? नहीं, देखिए उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में आए दिनों में एक नया नेको घटना है। गोली चली, हमने कहा क्यों चली, कि कबाड़ का झगड़ा था। मालूम पड़ा कि किसी की गाड़ी तोड़ दी, हमने कहा क्या हुआ, तो कि कबाड़ के पीछे झगड़ा था। और जेसीबी चला दी कहीं गाड़ी के साथ में इस तरह से, तो मालूम पड़ा कि कबाड़ का झगड़ा था। हमने कहा ये कबाड़ का इतना बड़ा इशू है तो इसका एक अलग से ही महकमा निर्धारित करना चाहिए, महकमा बना करके मंत्री भी निर्धारित करना चाहिए, ताकि इस महकमे को ठीक तरह से चलाया जा सके। ये चलाया किसी से जा नहीं पा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये हर जगह ये कबाड़, क्योंकि हमको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलते हैं कि इतना बड़ा बोलते दबाव हमारे ऊपर आता है। कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक आदमी के लिए फ़ोन आता है, मंत्री के कार्यालय से दूसरे आदमी के लिए फ़ोन आता है, उतने को जो है वो सीपीएस जो बनाए गए थे उनके कार्यालय से फ़ोन आता है कि इनको कबाड़ दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा एक संकट हो गया बोलता है। ऐसा संकट है ही है, क्योंकि बिजनेसमैन जो टैक्स भी लेता है, नौकरी भी लेता है, उसको इस दृष्टि से देखा जाता है और कोशिश की जाती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ निचोड़ा जाए। इस पर कहीं ना कहीं भाजपा आगे मुद्दा उठाएगी तो अच्छा रहेगा। सर, एक स्वास्थ्य सेवाओं की हम आखिरी बात करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो है वो अभी भी हालात उतने सुधरे नहीं है। आज भी सदन में बात हुई कि 133 टेस्ट होते हैं, लेकिन लोगों को कह दिया जाता है आप इंतज़ार करो, या जल्दी करवाना है तो प्राइवेट में करवा लो। उसके ऊपर सर आप क्या से दृष्टि रखते हैं, किस प्रकार से उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है और भाजपा उसके लिए क्या करेगी? ये देखिए, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम करने की कोशिश की थी। हिम केयर एक उसी दृष्टि से एक इनिशिएटिव था। तो गरीब लोगों को, हाँ अब तो काफ़ी लंबे समय से जो हिम केयर लगभग बंद है, बोलते बंद नहीं है, लेकिन जब पैसा नहीं दे रहा तो बंद ही है। लगभग 350 करोड़ रुपए से ऊपर की लाइबिलिटीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसका पैसे वो दे नहीं रहे हैं। तो पिछले 2 सालों से एक डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, नर्सों की भर्ती नहीं, फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं हुई, और ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से कहीं एक जगह मैंने नहीं देखा कि जहां शिलान्यास किया गया है, जहां बजट प्रोविज़न करके जो है काम की शुरुआत हुई। उल्टा ये जरूर हुआ जो काम चले थे कहीं फीता काट लिया, उद्घाटन कर लिया, ये हो सकता है, लेकिन नया इनिशिएटिव मैं देखता हूँ कि हेल्थ सेक्टर में कोई नहीं लिया गया। सर, एक बात हमें ठीक लगती है, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस सरकार ने जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात की है कि प्रदेश जो है कर्जे के नीचे दबता जा रहा है, 1 लाख करोड़ कर्जा हो गया है, उसको कांग्रेस सरकार ने बात की है, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिखता है हमें कि कमी है। उसमें सर यदि आपके बतौर मुख्यमंत्री आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको कैसे लगता है कि प्रदेश को कर्जे से बाहर कैसे निकाला है, रास्ता क्या है सर? नहीं, देखिए एक बात तो हमको मान के चलना पड़ेगा, प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो खराब है। वो पहले भी खराब थी, अब भी खराब है, पहले कम खराब थी तो अब ज़्यादा खराब है, और उसकी वजह बहुत सारी चीज़ों को लेकर के है। और बहुत सारी चीज़ें यह है कि भी जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रिसोर्स जनरेट करने के लिए जो कदम उठाने की आज की तारीख में आवश्यकता थी, वो सही जगह जहां उठाने चाहिए थी वहां के बजाय और जगह उठाए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट गरीब लोगों के ऊपर हो रहा है।
टैक्सेस जो भी लग रहे हैं, आपका वैट आपने बढ़ा दिया 7 रुपये डीजल पर, वो किसके ऊपर गया? वो गरीब लोगों के ऊपर गया। और गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतना कर दिया। आप बिजली पानी की बात कह रहे हैं, उस पर भी आपने गारंटी तो आपने दी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, आपने 125 यूनिट भी उसमें बंद कर दी। हम उसमें भी ये नहीं कर रहे हैं। आप पानी पर भी आप टैक्स लगा दिए, लेकिन उससे रेवेन्यू कितना आ रहा है? सही माने बात तो ये है, जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है वो सेक्टर आइडेंटिफाई करना चाहिए। और रेवेन्यू आ सकता है आपका माइनिंग सेक्टर से आ सकता है, रेवेन्यू आपका आ सकता है टूरिज्म का सेक्टर का। टूरिज्म का हिमाचल प्रदेश का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, वो सेक्टर उन्हें तबाह कर दिया। उत्तराखंड ने तो इंसेंटिव दिए टूरिस्ट। हाँ, टूरिस्ट को इंसेंटिव देकर ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो होगा तो स्वाभाविक रूप से उससे आपको लाभ ज़्यादा होगा। और यहाँ चीज़ों को महंगा करते जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो सारे सेक्टर बैठते जा रहे हैं। और हमारे प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हिमाचल प्रदेश में जाना चाहिए, उस सेक्टर को तो बिल्कुल तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने लड़ करके यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क लाया, जो 3 पूरे देश में मिले, एक हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश में 3 मिले, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के लिए लाया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी तो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और यहाँ इंडस्ट्री को तो तबाह कर दिया, टैरिफ बिजली का इतना बढ़ा दिया, नमस्ते करके जा रहे हैं सारा इंडस्ट्रियलिस्ट। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक ही सेक्टर था जिसके एक ही वजह थी इन्वेस्टर से आने की, क्योंकि एश्योर्ड पावर सप्लाई मिलती थी और सस्ती मिलती थी। अब हमसे ज़्यादा सस्ती हरियाणा में हो गई, पंजाब में हो गई। और ऐसी स्थिति में वो सारे सेक्टर तबाह कर दे जहाँ से आप हिमाचल प्रदेश के लिए जो रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे। आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के ये टैक्स लगा दिया, वो लगा दिया, और इसके कारण जगहंसाई बनी। और फैसले लेने के लिए खास तौर से सरकार को जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो नहीं है। अब परिपक्व निर्णय लेते हैं, आज नोटिफिकेशन करते हैं, जब मालूम पड़ता कि गलत हो गए दोपहर बाद उसको बदल देते हैं। फैसला लेते हैं टॉयलेट टैक्स का, अपने आप नोटिफिकेशन करते हैं, फिर ऊपर से कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि भाई ये गलत हो गया, इसको रोक दीजिए, फिर उसको रोक दिया। आपकी बसों के फ्रेट चार्जेस आप तय करते हैं, नोटिफिकेशन करते हैं, और लेकिन उसके बाद फिर जब सारी चीज़ें शोर पड़ता है तो उसके कारण फिर बोलते हैं कि जी हम नहीं कर रहे हैं। और उसी तरह से आप आगे देखिए कि घटनाएं क्या होती है, चीज़ें क्या होती है। हिमाचल प्रदेश में जो चीज़ों पर फोकस होकर के काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोकने की हमने बात की, जिस पर डिस्कशन 2 दिन यहाँ पर हाउस में चलती रही, उस पर किसी पर भी मुख्यमंत्री का जवाब था, किसी भर पे जो भी हमने बातें कही है, कुछ बातें तो फैक्ट्स कही है जो हाँ, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी पर कार्रवाई नहीं की। मैं हैरान हूँ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एक रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन दी गई, एक्सटेंशन पर जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की सर्विसेज ली जा रही है, और वो ऑफिसर वो भी जो ओडीआई की लिस्ट में है। और मैं इसी बात को लेकर के कह रहा हूँ कि देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कुछ अधिकारी जाने जाते हैं, उनको पहचाना जाता है कि उनकी छवि अच्छी नहीं है। जब अच्छी नहीं है तो उनको किनारे करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री जो उनके चारों तरफ जो है वो घिरे पड़े हुए हैं, वो उनसे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हमने अपनी सरकार में फैसले लिए, अधिकारियों को हमने पद भी दिया, दायित्व भी दिया, जिम्मेवारी भी दी, लेकिन उसके बावजूद जब हमको लगा कि ये जिस दायित्व पर इनको रखा गया है उस दायित्व के मुताबिक जो चीज़ें होनी चाहिए, जैसी करनी चाहिए, नहीं की तो हमने हटाया भी। ये हटाने की स्थिति में नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह सब लोग कहने लगे, चर्चा करने लगे, इसलिए नहीं हटाया जाने की कुछ इसके पास खबर है उसके पास खबर है उस बात की। तो इन सारी चीज़ों के कारण मुख्यमंत्री अब उलझ करके रह गए हैं, उससे बाहर निकलने की स्थिति में। खबर से याद आया सर, आखिरी ये चीज़ रहेगी, कंक्लूड करेंगे कि आपके दौर में भी सर बड़ी बड़ी खबरें जो है वो पत्रकारों ने की, पुलिस भर्ती का हमने भी रिपोर्ट किया था सर, आपने एक्शन लिया। मंत्री थी उस समय, उनकी खबरें हुई तो आपने एक्शन लिया था, उसमें भाजपा ने एक्शन लिया था, लेकिन मीडिया पे कभी एक्शन नहीं लिया गया। फैक्ट्स चेक किए गए कि रिपोर्ट
ठीक है या गलत है, लेकिन ये दौर चला है जब कार्रवाई जो है मीडिया पे ज़्यादा हो रही है। ऑलमोस्ट सभी मीडिया हाउसेस पे अभी तक एफआईआर हो चुकी है। ये देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है। मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं किसी का भी गला घोंट सकता हूँ, किसी को भी दबा सकता हूँ, किसी को भी डरा सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस सोच से मुख्यमंत्री को बाहर निकलना चाहिए। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, उनको स्वतंत्र हो करके बोलने देना चाहिए। सुधार की गुंजाइश निकलती है, लिखने देना चाहिए, उससे सुधार की गुंजाइश निकलती है। हमने कभी भी किसी भी मीडिया के ऊपर जो है कोई कार्रवाई आज तक इस प्रकार से नहीं की। यहाँ एफआईआर जिनके ऊपर होनी चाहिए थे उनके ऊपर नहीं हो रही है। अब तो हैरानी की बात है कि मुर्गा किसने मारा, किसने खाया, इन सारी चीज़ों को लेकर के एफआईआर दर्ज जो है मीडिया की भी। आपने छापा क्यों? अरे भाई, आपके ही अधिकारियों ने आपका मेन्यू डिसाइड करके दिया। 12 नंबर पर जंगली मुर्गे का उसमें जिक्र हुआ है। तो जंगली मुर्गे का जिक्र जब हुआ है और खाना परोसते वक्त भी आप भी उसका जिक्र कर रहे हैं, और जब उसकी खबर छप गई और आपके ही मीडिया में जो 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 देखते हैं उनके ही कैमरे से वो वायरल हुई पड़ी है, उसमें क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? ये कार्रवाई किस बात के लिए करना चाह रहे हैं? आखिरकार मीडिया के खिलाफ मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और एक एफआईआर नहीं, मुझे लगता है कि दर्जन भर एफआईआर तो अभी तक हिमाचल प्रदेश पे मीडिया के लोगों के ऊपर हो चुकी है। मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, हम भी इस बात को मानते हैं सर कि अगर कोई बायस्ड है, गलत करता है तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो, लेकिन रिपोर्ट यदि सही है तो उसके फैक्ट्स चेक होने चाहिए। और हम आशा करते हैं सर कि भाजपा जो है वो बेरोजगारों के लिए, बिजनेसमैन के लिए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि एजुकेशन का भी सर स्लिप हो गया है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन 21वें नंबर पे आ गई है सर हिमाचल की। तो हम आशा करते हैं सर कि भाजपा जो आने वाले समय में इन मुद्दों पे काम करेगी। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।